लास्ट क्लास का कुछ रिवाइज किया है भाई? किया है रिवाइज? गुरमीत, मोनू, जी सर। मनंजय, पुरानी वीडियोस देख ली भाई? अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ सर, देख लिया मैंने। अच्छा, ठीक है। और रीता, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या, या लास्ट दो क्लास में भी थे आप? सेकेंड क्लास नहीं की थी मैंने, ये थर्ड क्लास में। सेकंड क्लास नहीं की थी आप? फर्स्ट क्लास में थे आप? जी सर थे। ओके। सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी तक? नहीं सर, नहीं देखी। ओके, ठीक है, एक बार आप वो देख लेना। और वैसे आज टॉपिक तो अलग होगा, मे बी कुछ लिंक्स भी हो उससे, और अगर इन केस नहीं समझ में आता है तो सेकंड वाली रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लिंक समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। अंजलि, आपने क्लासेस की हुई है सारी? दो क्लासेस हमारी बेसिक हुई है। नहीं सर, नहीं किए हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड एटलीस्ट आप कर लेना बेसिक्स की, जिससे आपको इस क्लास में भी हेल्प मिले। मेरा रिकॉर्डिंग आता है ना, तो आ जाता है तो आज भी चलता है। अगर हम कल देखना चाहते हैं ना तो नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों? पता नहीं। रिकॉर्डिंग तो परमानेंट अवेलेबल होता है उसमें, वीडियो तो सेम टाइम पे ही एक जगह जो लिंक से क्रिएट हो जाती है, तो उससे रिमूव वो भी नहीं लिंक्स होता है वो। रहता है, वो लिंक्स रहता है, मगर चलाते हैं तो नहीं चलता है। ओके, तो आप एक काम क्या करो ना, अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो किसी दूसरे डिवाइस से आप ट्राई करो एक बार। अगर दूसरे डिवाइसेस में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक लिंक को, जो मतलब जिस दिन लिंक मिला करे उसी दिन उसे डाउनलोड कर लिया करो, तो डाउनलोड तो आपके पास सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिर तो आप हाँ। कभी भी देख सकते हो। ओके सर। लैपटॉप, फोन या टैबलेट जो भी आप यूज कर रहे हो, किसी अदर डिवाइस से भी यूज कर लो। स्टार्ट करते हैं भाई, काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट हमने बात की थी कि किसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा सर। नॉर्मल जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन, एक सेक्शन है सर हमारा 139(1), जो हमें बताएगा अगर मेरी इनकम, टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। ठीक, ये कंडीशन थी। उसके बाद फिर हमने और कंडीशन भी देखी थी कि किस किस केस में हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को भी नहीं देखेंगे। नॉर्मली हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी ही हो जाएगा, जिसमें हमने तीन कंडीशंस देखी थी। ठीक है। इस क्लास में हमें जो अभी देखना है, अभी आगे हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में टैक्स में भी ना, आगे स्लैब पढ़ना, फॉर्म्स पढ़ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हमें एक्चुअल में ये देखना है कि सर जो पर्सन है वो रेसिडेंट कब माना जाएगा, और रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट वो कब ट्रीट होगा एज पर इनकम टैक्स। मतलब लॉ क्या कहता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को लेकर के। तो पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी होगा। रीजन बीइंग, उस बेस पे भी हमने जो लास्ट में देखा था फॉर्म्स के लिए, अगर हमने देखा था कि किस किस कौन कौन से फॉर्म्स हमारे होते हैं, 7 फॉर्म्स होते हैं टोटल। उस 7 फॉर्म्स में से किस किस हेड्स ऑफ इनकम पे होगी तो हम फॉर्म डिसाइड करेंगे, ये था ना। स्क्रीन विजुअल है सभी को? हमने एग्जांपल्स के साथ में कंटिन्यू किया था कि आईटीआर 1 में क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम आएंगे, आईटीआर 2 में क्या आएगा, आईटीआर 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा। उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। ये आपका एक सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से, अगर ये सोर्सेज ऑफ इनकम आपका एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म चेंज हो रहा है। अगर अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम आपके मिक्स हो रही है तो आपका फॉर्म चेंज होने का सोर्स फैक्टर वो बन सकता है। बट इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से भी आपके फॉर्म का, जो फॉर्म कौन सा फाइल करना है, 1 भरना है, 2 भरना है, किस बेस पे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। रेसिडेंशियल स्टेटस भी एक आपका फैक्टर हो सकता है। ठीक है। जिसके लिए मैं लिख सकता हूँ फैक्टर फॉर डिसाइडिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक, इनकम टैक्स रिटर्न मेरे पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, उसके लिए ये एक फैक्टर भी हो सकता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि सर एक्चुअल में पर्सन रेसिडेंट होगा, मैं इसको दो कैटेगरी में बांट देता हूँ, या नॉन रेसिडेंट होगा।
दो ही हो सकते हैं, या तो सर वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंस होगा। ठीक है, अब सर रेसिडेंट अगर वो है उसे रेसिडेंट कब मानेंगे, और नॉन रेसिडेंट है तो वो नॉन रेसिडेंट कब बन जाएगा, अगर वो रेसिडेंट नहीं होगा तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। रेसिडेंट में यस और अगर नो होगा तो ऑटोमेटिकली वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। आप इसे चार्ट फाइव में ऑलरेडी समराइज भी कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर रेजिडेंट यस होने के लिए क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें, जिसमें पहली कंडीशन है कि वो 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, जिस असेसमेंट ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला ईयर जो मेरा होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। तो ऑब्वियसली हमें जिस साल की रिटर्न फाइल करनी, मतलब इस अभी मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 23 24। जी। नहीं, अभी जिसकी हम फाइल करेंगे इनकम 24 टैक्स 25 होगा आई रिटर्न थिंक। भाई नहीं समझ में आया आपने क्या बोला मोनू। असेसमेंट में जो साल में फिर आने वाला है, 24 कर रहा है कि 25? नहीं नहीं, मैं करंट असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसके लिए अभी टैक्स रिटर्न अभी आगे जाएगी और जिसके लिए ऑलरेडी टीसीआर और एडवांस टैक्स वगैरह हम जमा करा रहे हैं, वो करंट असेसमेंट ईयर पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा होगा? अच्छा प्रीवियस ईयर बता दो। फिर तो यही चल रहा है ना भाई। अनइनकम सर्टिफिकेट इनकम से हमें मिलेगा, पिछले साल का बनाएंगे। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी आज के डेट का पूछ रहा हूँ, मैं जिस फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूँ मैं उस फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी तो प्रीवियस ईयर 23 24 चल रहा है ना, यस और नो? ये तरीका कुछ कर रहा हाँ 23 24 चल रहा है, तो इसके लिए मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25 24 25। ये ठीक, मैं 24 25 से रिलेटेड ही पूछना चाह रहा हूँ कि अब 24 25 के लिए अब मैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करूंगा ना, अभी आगे आएगा, जी अभी सर। उसके लिए टाइम आएगा तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा। अब मुझे ये कब चेक करना है कि मैं किस साल में प्रीवियसली रेसिडेंट था या नहीं था। मैं असेसमेंट ईयर 24 25 की रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो मैं इसके लिए ही देखूंगा कि मैं एक्चुअल में रेसिडेंट था या नहीं था। अगर मैं जी सर। रेसिडेंट हूँगा तो मेरा फॉर्म कुछ और जाएगा, अगर मैं नॉन रेसिडेंट हो जाता हूँ तो मेरा फॉर्म दूसरा जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस भी एक फैक्टर हो सकता है फॉर डिसाइडिंग इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सा फॉर्म जाएगा। सर हम्म। सर आपने जब प्रीवियस ईयर 2023-24 लिया है तो ठीक फिर है, करंट ईयर क्या लोगे आप? सेम होगा भाई, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर सेम? प्रीवियस ईयर करंट ईयर सेम ही होगा ना। अच्छा, इनकम टैक्स के हिसाब से तो मतलब प्रीवियस ईयर यही है, मतलब हम्म। 2023-24, देखो और इनकम टैक्स तो असेसमेंट हमेशा, ईयर 24-25। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर के बेस पे चलता है। ठीक है। आप हमेशा अपना असेसमेंट ईयर डिसाइड करो, उसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो आपका प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब मुझे, मैंने आपको जो बोला कि पर्सन्स जिन्होंने 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा, पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है, लेकिन कब चेक करनी है सर? जब हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब चेक करनी है। एक्चुअल में हमें तभी चेक करना है ना, फॉर्म तो तभी डिसाइड होगा, पहले तो डिसाइड होगा नहीं। तो सर मुझे ये कंडीशन देखनी है कि उन्होंने जो पर्सन जिनकी हम रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं वो लास्ट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में, क्या वो रेसिडेंट थे या नहीं थे। अगर वो रेसिडेंट थे तो रेसिडेंट के हिसाब से फॉर्म जाएगा, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के साथ उस हिसाब से फॉर्म जाएगा। एग्री और नॉट? जी सर। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इसी के साथ में है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये पहली बेसिक, इसको हम बेसिक कंडीशन बोलते हैं,
कि बेसिक कंडीशन डिसाइड करने के लिए आपकी इन केस पर्सन 182 या 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह जाते हैं, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन में हम बोलते हैं कि सर वो मेरे लिए रेसिडेंट है। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। सेकंड बेसिक कंडीशन ये बोलता है कि मान लीजिए वो 182 दिन नहीं, उससे कम थे, यानी पर्सन्स हैविंग 60 days or more stay in India during previous year and 365 days or more in last 4 प्रीसीडिंग ईयर। नहीं भाई, लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज। ठीक। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक अगर ये पॉइंट समझ में आया हो ये वाला भी तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, पहले एग्जांपल पे आते हैं, उसके बाद हम उस पॉइंट को फिर से रीड करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक मान लीजिए मिस्टर मनंजे हैं। मिस्टर मनंजे क्या, इनका ना अभी हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये रेजिडेंट है या नहीं है, किस सोर्स से इनकम आ रही है वो भी हम देख लेंगे, इनकी अलग अलग हेड से इनकम आ रही है। एज्यूम करने के लिए आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, ये 3 हेड आप एज्यूम कर सकते हैं, इन 3 हेड से इनको इनकम आ रही है। अब उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनको ना रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा पहले कि मनंजे कितने दिन रहे हैं लास्ट ईयर में, यानी जिस असेसमेंट ईयर की हम फाइल कर रहे हैं रिटर्न, असेसमेंट ईयर अभी हमारा करंट वाला जो चल रहा है वो है 24-25। 24-25 के लिए मुझे ये देखना होगा कि 23-24 में कितने दिन स्टे किया है इन्होंने इंडिया में। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि 2023-24 में इन्होंने जो स्टे किया है, फिर 2022-23 आएगा, 2021-22, 2020-21, 2019-20। मैं पिछले 5 साल का आपको डेटा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मनंजय जी ने 2023-24 में 190 दिन इन्होंने स्टे किया था, 2022-23 में 60 दिन, उससे पहले 70, इससे पहले 118 और 19-20 में वो 263 दिन। अब आपको ये बताना है कि मनंजय जी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये रेसिडेंट हैं या नहीं। यस सर। सभी का आंसर यस है। यस सर। रीता, अंजलि, मनंजय, विकास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी समझ में नहीं आया, नहीं। फिर से रिपीट करते हैं। हाँ सर, फिर से रिपीट कीजिए। अभी आप मुझे ये बता दो बस कि आपको मनंजय नो, मनंजय क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है? नो। क्यों भाई, आपने ऊपर की कंडीशंस पढ़ी है? ऊपर की कंडीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको, मैं फिर से ले चलता हूँ उस स्क्रीन पे। अभी हम ये देख रहे थे कि पर्सन्स जो भी हमें रेसिडेंशियल स्टेटस अगर हमें देखना, हम एक ये ऐसा फैक्टर है जो हम डिसाइड करना चाह रहे हैं, जिसके बेस पे सर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डिसाइड होगा, पहले यहाँ तक समझना। उसके बाद सेकंड में बोल रहा हूँ कि रेसिडेंट को हम तब मानेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है जब वो कोई ना कोई 2 कंडीशंस ऐसी हैं, बेसिक कंडीशन, जो वो फुलफिल कर देगा। उस बेसिक कंडीशंस में मैं आपको पहली कंडीशन ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा पिछले साल में, जिस साल की आप रिटर्न भर रहे हो उससे एक जस्ट पहले, प्रीवियस ईयर जिसको हम बोलते हैं, असेसमेंट के हिसाब से रिटर्न जाती है, और प्रीवियस ईयर के में हमें डेटा चेक करना होता है कि उनकी इनकम सोर्स क्या है, उनका एक्चुअल में रेजिडेंट वो है या नहीं है, तो उस साल का हमें डेटा चेक करना होगा।
उस साल के लिए मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा स्टे किया है इंडिया में या नहीं किया है। अगर वो 182 दिन और 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो वो मेरे लिए रेसिडेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया था, एग्जाम्पल में मनंजय 190 दिन रहे हैं लास्ट ईयर में, तो इट मीन्स कि सर मनंजय मेरे लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेसिडेंट माने जाएंगे। और रेसिडेंट माने जाएंगे तो उसके बेस पे अब हम ये देखेंगे सर सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम है, तो इनको हम सजेस्ट करेंगे। कौन सा फॉर्म जाएगा भाई, कोई बता सकता है लास्ट लास्ट क्लास के बेस पे? सर ऐसे तो याद नहीं है। ऐसे सर याद आइडिया 2 जाएगी सर, 2। नहीं भाई, सर ITR 4 जाएगा सर। लास्ट क्लास रिवाइज नहीं किया यानी, कोई नहीं। ITR 1 जाएगा सर, yes सर। हाँ ठीक है। अभी मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, पहली कंडीशन मेरी ये है कि क्या मनंजय लास्ट ईयर में 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा रहे हैं? अगर हाँ यस। तो सर वो रेसिडेंट हो जाएंगे, अगर नहीं, तो सर हम फिर सेकंड कंडीशन पे आ जाएंगे। अगर पहला ऑप्शन नो हो जाता है, मान लीजिए मैं आंसर में आपको ये मानता हूँ कि पहले केस में जो वो 190 दिन जिसमें मैंने आपको डेटा दिया है उसमें मैं आपको बोल देता हूँ कि 190 की बजाय ना ये केवल 180 दिन ही रहे हैं, तो पहली वाली सर कंडीशन। सर हम्म। डाउट है सर थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये आपने जो 365 दिन लिखा है और ये बताया कि 4th फाइनेंशियल ईयर में है, हमें हम्म। पूरे करने हैं, तो ये प्रीवियस ईयर को छोड़ के है या प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करके है? भाई अभी तो इसे एक्सप्लेन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा। फर्स्ट पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, मैंने आपको बस जी ये सर। बोला कि पहली कंडीशन ये है कि 182 दिन के अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो मैं वहीं पे सर स्टॉप हो जाऊंगा, मैं सेकंड बेसिक कंडीशन पे नहीं जाऊंगा, मैं फर्स्ट बेसिक कंडीशन के बेस पे ही उन्हें रेसिडेंट मान लूंगा। अगर उन्होंने नहीं सेटिस्फाई किया तब मुझे दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्या पता सर वो दूसरी कंडीशन के बेस पे रेसिडेंट बन जाए। हमें तो एक्चुअल जी में रेसिडेंट मानना है क्योंकि रेसिडेंट के बेस पे ही सर मेरा फॉर्म डिसाइड होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उनके लिए फॉर्म दूसरा होगा और रेसिडेंट होंगे तो फॉर्म दूसरा होगा। तो जी सर। मैंने बोला कि रेसिडेंट पहले के एक एग्जांपल हमने लिया था उसमें 190 दिन का टाइम लिया, 190 दिन वो रहे थे तो 190 के हिसाब से हमने उन्हें रेसिडेंट माना। बट फिर मैं सेकंड एग्जांपल में आपको बोल रहा हूँ कि 190 की बजाय वो मान लीजिए 180 दिन ही प्रीवियस ईयर में रहे थे। 180 दिन प्रीवियस में रहे यानी कि सर पहली कंडीशन तो वो फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे सर, तो मुझे आपने जो बोला है उसके हिसाब से, जो यहाँ पे आपने वर्ड लिखे हुए हैं उसके हिसाब से उनको एटलीस्ट 60 दिन पिछले साल में रहना होगा। सेकंड कंडीशन में भी दो पार्ट्स हैं जिसको दोनों को आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा फॉलो। पहला उसमें ये बोलता है कि एटलीस्ट वो 60 दिन रहे हो, 60 या 60 से ज्यादा। ठीक, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 60। इन दोनों को सर मतलब इस स्क्रीन हम्म स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? नहीं सर। सभी को नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हो रही है सर नहीं सर, स्क्रीन। मनन जी एक बार फिर से एग्जिट करके ज्वाइन करना, मे भी इशू हो सकता है फोन को। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेकंड जब हमारी पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो सर हम सेकंड कंडीशन पे देखेंगे। सेकंड कंडीशन में मुझे पहला फिर से हम पॉइंट चेक करेंगे कि सर क्या वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे हैं, मतलब जिस साल का सर मेरे पास इनकम का उनका डेटा है उस साल में वो कितने दिन रहे हैं, उस साल में क्या वो 60 दिन से ज्यादा रहे हैं? हमारे केस में आंसर इज यस, क्योंकि सर वो 180 दिन रहे। यस और नो? जी सर। जी सर। उसके बाद सर आपने बोला है एडिशनली आपको ना 4 साल का डेटा भी चेक करना है, उस 4 साल में पिछले मतलब प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा उन्होंने स्टे किया हो इंडिया में। गुरमीत आपके क्वेश्चन का आंसर अब आएगा जिसमें हमें ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो हमें केवल 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा देखना है, और जी उससे पहले के जो 4 साल होंगे मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, जो हमारे 4 फाइनेंशियल ईयर हैं वो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले होने चाहिए। जैसे हमारे केस में 22-23, 21-22, जी 20-21 और
19-20 20 इन 4 साल में वो कितने दिन रहे हैं? अगर ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 365 होता है तो हम इन्हें रेसिडेंट मान लेंगे सर, क्योंकि इन्होंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और नहीं तो हम नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। यस और नो? जी सर। यस सर। क्या अभी समझ में आया सबको? हाँ सर। बेसिक इसका टोटल कितना हो रहा है आपके हिसाब से? एक बार कैलकुलेट करेगा। आई थिंक 365 से प्लस जा रहा है ये मेरे जी हिसाब सर, से। सर 365 से प्लस ही जा रहा। ठीक, तो मेरे हिसाब ये हम इसमें आंसर में कंक्लूजन बोल सकते हैं सर ये रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट नहीं है। ये हमारे केस में रेसिडेंट हो जाएंगे। तो आपकी जो इनकी इनकम सोर्स आपने बताया ना, तीन अलग अलग इनकम जो इनकी है, उस 3 अलग अलग इनकम के हिसाब से वो ITR-1 फाइल करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि सर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, मिस अंजलि है। ठीक है, अंजलि क्या करती हैं कि इनकी अलग अलग यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयड है इंडिया में। ठीक है, इनको सैलरी से इनकम है और इनको अदर सोर्सेज से भी इनकम है। मैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है कि एक्चुअल में ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकी जो आपको रिटर्न फाइल करनी है वो असेसमेंट ईयर 2024-25 की फाइल करनी है। ठीक, अब इसके लिए मैं आपको रेसिडेंशियल डेटा, इनका पीरियड ऑफ स्टे में आपको देता हूँ, कितने दिन कब कब ये इंडिया में रहेगी। पीरियड ऑफ स्टे के हिसाब से मैंने आपको बोला कि 2023-24 में, 2022-23, 2021-22, 20-21 और 2019-20 प्लस। ठीक है, पीछे का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। 2023-24 में मैंने बोला कि ये इनका जो स्टे है ना, पीरियड ऑफ स्टे, वो केवल 58 डेज यहाँ पे रही हैं। उसके अलावा 2022-23 में 116, 105, 85, 94 और 6 डेज। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब आपको इनका बताना है कि क्या ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। हमारी दो बेसिक कंडीशंस थी, दो बेसिक कंडीशंस के बेस पे क्या ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। सर रेजिडेंट है ये। रेसिडेंट है। जी। सर उस फाइनेंशियल ईयर में ये 182 दिन की रह रही है, तो इसके लिए नॉन रेसिडेंट है। नहीं सर, ये रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि ये 58 भी तो है ना, वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब नो। नो क्लियरली सर। मैं यहाँ पे लिख, ठीक, नॉन रेजिडेंट बोल सकता हूँ। क्यों? आप अगर, सर मैं दो 58। बेसिक कंडीशन आपने बताई, एक कंडीशन, दो कंडीशन बताई थी। एक मुझे, मैं प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बताई थी जी। आपने 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों ही बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। 58 में जी। लास्ट का 4 ईयर का डेटा तो मेरे लिए बेकार है। आप 5 साल जी। का, पिछले 10 साल का डेटा दे दो मुझे, उसके लिए बेकार ही होगा। रीजन जी बीइंग, सर। मेरी बस दोनों कंडीशन जो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, ये वाली फुलफिल होती या और करके दूसरी वाली फुलफिल होती। तो दोनों की कंडीशंस में स्टार्टिंग का ही सर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मैं बाकी कंडीशन तो देखूंगा ही नहीं। अगर जी। केस में मैं ये कर देता, मैं आपको बोलता कि मान लीजिए उनका जो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो मुझे डेटा चेक करना है, उस प्रीवियस ईयर में वो 58 की जगह 68 डेज रही, तो फिर ये रेसिडेंट बच जाते। यस और नो? जी सर। क्योंकि सर हम इन 4 साल को, फिर हम, मेरे लिए 4 साल का डेटा काम का होता और हम इसको टोटल करते तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 आता। क्या है, 365 आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लस किया आपने? ये सर ये 365 से ज्यादा आता है। प्लस ही होगा ये 365 से। ठीक है, सर क्या अभी क्लियर है सभी को? जी सर। और स्क्रीन पे एग्जाम्पल, नहीं कुछ आ रहा है सर। क्या भाई? तो स्क्रीन पर कुछ लिखने को नहीं कुछ बता रहा है, नहीं आ रहा है।
स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है नहीं आ रही थी। अभी मनंजय को प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आपको हो रही है, ऐसा क्यों? मनंजय अब स्क्रीन शो हो रही है? एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करना, जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है। अगर सभी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार फिर से अपना नेटवर्क रिफ्रेश करूंगा, अदरवाइज आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ स्मूथ चल रहा है अभी। प्लीज ये कंफर्म। तो बहुत दिक्कत चला था। सबमिट कर दो फिर। भाई सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नो सर, आ रही है सर स्क्रीन। जिसको भी अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक करके फिर से कनेक्ट करना। मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेता हूँ। उस एग्जांपल में हम आपको ट्राई करते हैं कि क्या पता आप अच्छे से बता ले जाओ। एक है मिस्टर राम, एक इनका आपको ये बताना है असेसमेंट ईयर 2024-25। असेसमेंट ईयर 2024-25 में ये एक्चुअल में रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट। इसके लिए मैं 2023-24 में 22-23, 21-22, 20-21, 19-20 इन साल का आपको डेटा दे देता हूँ, जिसमें मैं इनका पीरियड ऑफ स्टे जो है वो है 170, 98। क्या मिस्टर राम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट? यस सर, सर रेजिडेंट है। सभी का आंसर सही मारा है? यस सर, रेसिडेंट ये है। फिर शुरू से इनके चांसेस प्लीज बता दो। कैल मोनू, अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? ये सर इसमें आ रहा है। क्या इस सॉल्यूशन में अभी आपका आ गया कि सब लोग रेसिडेंट, मतलब ये इसमें रेसिडेंट हैं? राम, सभी का आंसर सही मारा है? जी सर, रेसिडेंट। कोई ऐसा यस जिसको सर। भी प्रॉब्लम हो रही हो? सर मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने एक्चुअल में किया क्या। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो रही हो? क्या कोई और एग्जांपल लेने की नीड है या फिर इतने से क्लियर है? सर काफी है। सर काफी है सर, है क्या करना है? तो सब ठीक ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने चार्ट पे वापस। मैं आपको जो चार्ट में समझा रहा था उसमें मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जब हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना था, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में सर हमने देखा कि वो रेसिडेंट हो जाएंगे अगर वो इन दोनों में से बेसिक कंडीशन में से किसी को भी सेटिस्फाई कर देते हैं। तो नॉर्मल बेसिक कंडीशन है हमारी, इन दोनों बेसिक कंडीशंस में से किसी को भी वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उन्हें मान लेंगे कि वो रेसिडेंट हो गए। ठीक, इफ he or she satisfies। है। हाँ हाँ भाई। जब इसे क्वेश्चन दिए थे इसके केस में 70 दिन पीरियड के लिए लिखा हुआ था। हम्म। तो फिर राशि को लिखा हुआ है। मोनू वॉइस क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स पे एक बार मैसेज कर दो।
मोनो आप डाउट अपना एक बार मैं एक मिनट। अच्छा एक और एग्जांपल, ठीक है, अभी इसमें साथ में ही ये पॉइंट मैं कवर कर लूँ, फिर एक और एग्जांपल मैं ले लूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बस पहले जो बात मुझे करनी, पहले आपको वो समझाना है कि एक्चुअल में हमने ये देखा कि सर अगर इन दोनों कंडीशंस में से वो कोई भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देते हैं, जो आपने बताया जैसा कि इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए रेसिडेंट हो जाएंगे उस असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक, जिस असेसमेंट ईयर के लिए हमारी उनकी रिटर्न भरनी है, हमें ये असेसमेंट ईयर के लिए चेक करना है। तो सर उस असेसमेंट ईयर के लिए मेरा प्रीवियस ईयर हम पहले चेक करेंगे कि मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या वो उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट निकलते हैं तो हमारा फॉर्म का जो है वो रेसिडेंट के हिसाब से फॉर्म एप्लीकेबल जो है वो देखेंगे हम, और नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के हिसाब से फॉर्म देखेंगे। जैसे कि अगर हमारा नीचे के एग्जांपल ही थे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इसके केस में अगर मनंजय नॉन रेजिडेंट होते तो नॉन रेजिडेंट अगर मनंजय अगर नॉन रेजिडेंट होते तो हमारे लिए उनका फॉर्म जो चेंज हो जाता, ITR 1 की बजाय ITR 2 हो जाता। ठीक, तो हम वो सर हम देखेंगे किस टाइम पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता, कि हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक तो कंडीशन ये होगा, और इन दोनों में से सर अगर वो कोई भी कंडीशन, मैं यहाँ पे मार्क करके लिख सकता हूँ। तो ये जो प्रीवियस ईयर 23 से 24 दिया है, हाँ हाँ भाई, फिर आवाज नहीं रही है, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आवाज नहीं रही है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। सर 23 से दिया हुआ है, 23 से 24 से 80 में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछे मिनटे वाला, हाँ हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उसमें मतलब कि 55 रहता है या 54 रहता तो ये 23 180 दिए हैं, हम्म। वहाँ पे 54 या 55 रहता तो उसमें रेजिडेंट नहीं होता। नहीं, आप ये बोल रहे हो 80 की जगह मैं चेंज कर दूं? ये सर नहीं, 80 की जगह क्या ले लूं, जैसे नीचे एग्जांपल में भी हमने देखा है। चलो मैं एक फ्लेक्स, आप ये बोल रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर के में चेंज कर दूं या फिर इन 4 साल में से कोई किसी को चेंज करूं? और किसी को चेंज करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, सुन लो आप। मैं ये बोलना चाह रहा था कि बस हमें ना पहले ये देखना होता है कि जिस जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में उनका 180 82 दिन, 182 दिन या उससे ज्यादा, या फिर 60 दिन या उससे ज्यादा। ये दो कंडीशन आप याद रखो, पहला और दूसरा। ठीक, इन दोनों कंडीशंस में से सर वो कोई कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर देना चाहिए, तब हम उन्हें, इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम उन्हें रेसिडेंट मान लेंगे। हाँ सर पहली कंडीशन अगर उन्होंने सेटिस्फाई की तब तो वो एक ही कंडीशन के साथ में सेटिस्फाई होकर के रेसिडेंट बन जाते हैं। बट जो 60 और मोर हमें चेक करना है ना, ये प्रीवियस ईयर के लिए दोनों, ठीक है, ये दोनों चीजें प्रीवियस ईयर में हम चेक करेंगे। अगर 60 और मोर के साथ में एक कंडीशन और आ जाएगी कि उनका ना लास्ट 4 साल में, पिछले 4 साल में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 दिन इन लास्ट 4 ईयर्स। ठीक, पिछले 4 सालों में से दो, अभी हम प्रीवियस ईयर की जो बात कर रहे थे हमारे लिए भी प्रीवियस ईयर था 23 24। अब 23 24 से पीछे 4 साल को आपको देखना है। ठीक, अगर 60 तो 60 उन्हें करना ही करना है, मतलब 60 और 60 के प्लस तो वो होंगे ही होंगे। अगर उन्होंने 60 को भी सेटिस्फाई नहीं किया और 182 दिन को सेटिस्फाई नहीं किया तो सर हम दूसरा वाला ये तो ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे। 365 दिन की बात तो तब आएगी ना जब आप 60 दिन को सेटिस्फाई करोगे, 365 दिन की बात तो तब आएगी, क्योंकि सर वो उसके साथ में एक कंडीशन लिंक है। अब आप एग्जाम्पल को अगर देखोगे तो इस जो लास्ट केस अभी हमने डिस्कस किया था उसमें देखो 170 दिन है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सर, 182 दिन वाला नहीं हो रहा है। तो अब हमें दूसरी नहीं कंडीशन हो पे रहा। दूसरी कंडीशन पे जैसे आप आते हो तो क्या ये 60 दिन से ज्यादा रहे हैं? आंसर इज यस। तो 60 दिन से ज्यादा रहे हैं तो उसके साथ में एक और कंडीशन आएगी कि क्या वो पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे हैं। इन चारों साल का आप टोटल करोगे पीरियड ऑफ स्टे के हिसाब से, यहाँ पे भी आंसर हमारा यस हो रहा है, यस।
ये सर वो 365 दिन से ज्यादा स्टे किया उन्होंने, समझ इसको गया छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल को हमें काउंट करना है। गुरमीत का क्वेश्चन भी था कि सर प्रीवियस ईयर को भी देखना है या उससे पहले के, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर्स होंगे, उन 4 साल पे हमें ये देखना उनका पीरियड ऑफ स्टे कितना है। आगे बढ़ सकता हूँ भाई अब? ये तो आगे बढ़ सकते हैं, समझ गए हम्म, सर। हाँ हाँ। एक और तो ये जो आप बता रहे थे कि 60 दिन और 182 दिन, वो सर कन्फर्म नहीं हो पाएंगे। 160 दिन 182 दिन, आप खुद सोचो ना, रेसिडेंट मैं कब मानूंगा? आप इंडिया में जब भी रहोगे। 182 दिन, एक सौ हम्म, बिरासी दिन रहेंगे तब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। बिल्कुल। और वो जो आप 60 दिन बता रहे हैं कि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन भी रहेगा, 60 डेज, तो हाँ वो हाँ, भी माना 60 + 365 देखो, 182 जब आएगा तो केवल 182 दिन के आपके रहने से आपका काम हो जाता है। मतलब अभी अगर इस अप्रैल से हम काउंट करते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। अप्रैल से। अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। अब मुझे ये देखना है कि इस अप्रैल से मार्च ये मेरा क्या हुआ, ये एक प्रीवियस ईयर हुआ मेरा एक तरीके से, और नेक्स्ट जो हाँ हम जिसमें जिसमें रिटर्न फाइल करेंगे वो मेरा असेसमेंट ईयर हुआ। ठीक। जी। मैंने एग्जांपल में लिया था असेसमेंट ईयर 24-25, और प्रीवियस ईयर है मेरा 23-24। 23-24। ठीक। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे असेसमेंट ईयर रिटर्न तो, इनकम टैक्स रिटर्न तो असेसमेंट ईयर के बेस पे फाइल होगी। ठीक। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि असेसमेंट ईयर के हिसाब से मुझे अब देखना है कि मैं रेसिडेंट हूँ या नॉन रेसिडेंट हूँ। इस कंडीशन को चेक करने के लिए मुझे सबसे पहला मेरा क्या पड़ेगा? प्रीवियस ईयर पड़ेगा, जिस साल में हम अपनी इनकम कमाते हैं वो पड़ेगा। यस और नो? यस। ठीक। अब इस प्रीवियस ईयर को चेक करने के लिए सर मेरे पास दो कंडीशन आ जाती है, 182 दिन वाली और 60 दिन वाली। अगर मैंने 182 को सेटिस्फाई किया तो मैं रेसिडेंट बन गया, 60 दिन को सेटिस्फाई किया तो मैं 60 के साथ में ना कुछ और कंडीशन है 365 दिन की, वो भी देखूंगा, तब मैं रेसिडेंट हूँ। अदरवाइज मैं अगर इन दोनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं करता हूं तो सर मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा। यस और नो? 365 में सर ये तीन क्या बोला? 365 दिन में प्रीवियस ईयर इंक्लूड नहीं होगा भाई। मैंने आपको बोला ना कि पहले आप प्रीवियस ईयर, अभी जब जस्ट इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे उससे पहले मैंने आपको यही बोला कि 60 दिन की भी जो कंडीशन है वो आपको, आपका जो एग्जांपल लिया था अपने एग्जांपल पे ही आ जाओ, आप अपने एग्जांपल में देखोगे तो आप 23-24 में 80 दिन ही रहे हो बस आप। जी ठीक। 23-24 में सर आप 80 दिन रहे हो, यानी कि आप सेकंड कंडीशन पे फॉल कर रहे हो, जी। 60 दिन वाली। हाँ 60 दिन में 60 दिन से ज्यादा आप रहे हो, 60 दिन और 60 दिन से ज्यादा रहे हो तो आपको फिर 365 दिन वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि क्या आप लास्ट के 4 साल में 365 दिन भी रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होती है तो हम रेसिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज हम नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। सर, क्लियर है? ये किसके बेस पे होगा सर? ये मैंने किसके बेस पे उसको फाइंड करेंगे कि इतना दिन रहा था, या वीजा के बेस पे या कुछ और होगा इसका? भाई वीजा के बेस पे भी कर सकते हो, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, पासपोर्ट जब आप जब भी आते हो ना तो उस पे वीजा जिस 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 जगह का आपका लगा हुआ रहता है उस बेस पे क्लियर डेट होता है, डेट ऑफ इंडिया में कब आप एंट्री किए थे, उसके बाद से फिर अभी दोबारा इंडिया से रिटर्न कब गए हो, उसके उसी बीच पे। डेट को हम काउंट करते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ लास्ट, फिर से आप पहले ये समझना कि अगर सर दो बेसिक कंडीशंस जो मेरी थी, दो बेसिक कंडीशंस हैं। ठीक। इसके आगे मैं लिख सकता हूँ टू। सर दो बेसिक कंडीशन भाई, कहीं ये मत समझ लेना कि केवल सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। दो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन जो हमने दो पढ़ी है, ये दो बेसिक कंडीशन सर अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई कर देता है, फिर कोई पर्सन अगर सेटिस्फाई कर देता है यस दोनों में से कोई भी कंडीशन, यस तो हम उसे मान लेंगे वो हमारे लिए रेसिडेंट है। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है सर, तो हम उसे मान लेंगे वो नॉन रेसिडेंट है उस असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन नॉन रेसिडेंट उस असेसमेंट ईयर के लिए हो वो आगे चल के नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए रेसिडेंट हो जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जिस साल में पर्सन वो पहले से अगर वो नॉन रेसिडेंट की रिटर्न फाइल करते आ रहा था तो वो रेसिडेंट ना बने, किसी भी साल में रेसिडेंट हो सकता है। तो हमें ये असेसमेंट जो करनी पड़ेगी वो हर असेसमेंट ईयर के लिए करना पड़ेगा अलग अलग।
कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक साल में मैं रेजिडेंट रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में फिर से मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊँ, माइट बी पॉसिबल, यस और नो? कि सर वो ऐसा हमें यस यस। हर बार हमें चेक करना पड़ेगा कि हम रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, मतलब जिस पर्सन की हम रिटर्न भरने जा रहे हैं वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। सबको करना पड़ेगा सर। भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मोनू। ठीक, इसके आगे मैं आपको दो एडिशनल कंडीशन और है कि सर हम ये आपने बता तो दिया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का तो आपने बता दिया, बट ये तो बता दो चेक क्यों कर रहे हैं हम। आपने एक फैक्टर भी बता दिया कि इसकी वजह से आपका फॉर्म डिसाइड होता है, इनकम टैक्स का कौन सा, आईटीआर का कौन सा फॉर्म जाएगा, 1 से लेकर के 7 के बीच में कौन सा जाएगा, आपने ये तो बता दिया, बट इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है। तो एक बात आती है कि जब आप रेसिडेंट बन जाओगे ना, नॉन रेजिडेंट है तो बात खत्म हो गई, नॉन रेजिडेंट है तो हमारे लिए आप नॉन रेजिडेंट हो गए, आप हमारे इंडिया के हिसाब से आप रेजिडेंट नहीं रहे, इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से आप रेजिडेंट नहीं हो, आप नॉन रेजिडेंट हो गए। नॉन रेजिडेंट की जो टैक्सेशन होगा वो हम उस हिसाब से देख लेंगे। हमें रेजिडेंट पे बात करनी है कि सर रेजिडेंट अगर वो हो रहा है तो उसमें भी दो कंडीशन निकाल देंगे हम। एक, या तो वो मेरे लिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? Yes, sir. ये सर आ रही। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट हम पहले ऊपर वाली कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन पे सर हम कोई भी ना, वन और टू दोनों में से कोई भी कंडीशन से वो बन करके आया हो, 1 और 2 कंडीशन पे से हम ये देखेंगे कि अब वो रेसिडेंट बन चुका है, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ना कि अब वो घर का आदमी हो चुका है, एक तरीके से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, घर का आदमी हो चुका है। इंडियन इनकम टैक्स की बात है यस तो वो सर। हमारे घर का हो गया सर। नॉन रेजिडेंट है यानी बाहर का है, हमारा उसके ऊपर ज्यादा हक नहीं होगा, घर का है तो सर हम कुछ ना कुछ इस पे हक जताएंगे, ऐसे होता है ना। ठीक, तो यस सर। अब अगर वो सर घर का बन गया तो ऑर्डिनरी हम ये देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी क्या उसकी हम बाहर की इनकम पर भी टैक्स लगा सकते हैं। देख सकते हैं। ठीक, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर अगर वो घर का मेंबर है तो घर के मेंबर को तो, घर के मेंबर पे तो अगर हम उसके बाद में ये चेक करेंगे क्या वो मेरे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब घर का बिल्कुल ही एकदम सगा हो चुका है क्या। अगर वो घर का बिल्कुल सगा हो चुका है तो हम उसकी बाहर की इनकम पे भी टैक्स लगा देंगे। ये सबसे सही है सर, बाहर से। ठीक, अगर घर की इनकम सर वो घर का है बट पूरी तरह से मेरे घर का नहीं है, मतलब रिश्तेदार में आ रहा है, सर घर का है बट रिश्तेदार में उतना पूरे तरह से मुझे इनके ऊपर कोई वो नहीं है। इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि इंडियन इनकम टैक्स आपका पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करती है कि एक्चुअल में आप रेसिडेंट हो या नहीं हो। पहली बात, कुछ लोग तो आपके रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में ही बाहर हो जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने बेसिक कंडीशन चेक करी और वहां पे जो मुझे 100 लोग का डेटा चेक करना था, ठीक है, 100 लोग में से 50 लोग रेसिडेंट बने और 50 नॉट रेसिडेंट बने, तो इनके लिए तो हम आगे वाली चीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे मेन तो इन 50 लोगों से काम है ना, ये 50 लोग मेरे लिए क्या है मुझे वो देखना पड़ेगा। अब इन 50 लोगों में फिर मैंने आपको दो कंडीशन बताई कि क्या आप
इसको ये चेक कर लो कि क्या वो बिल्कुल घर का सगा है, बिल्कुल बिल्कुल ही घर का है, या फिर ऐसा है कि हाँ सर बस थोड़ा बहुत हाल चाल चलता रहता है, घर का रिश्तेदार जैसा है बस, वो नॉर्मल, उससे ज्यादा हमें लेना देना नहीं है। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है लॉ की लैंग्वेज में, हम उसको बोलते हैं, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है तो हम उसकी बाहर की इनकम, यानी कि सर फॉरेन की अदर इनकम जितना भी उसने फॉरेन में भी कमाया होगा, हम उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। यस और नो? क्या अभी तक समझ में आ रहा है? समझ यस। गए सर। कि सर सर बाहर की बाहर की इनकम पे सर हम उसके टैक्स लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको चेक करना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, जिसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में सर एडिशनल कंडीशन बोलते हैं। एडिशनल कंडीशन में भी दो पॉइंट्स आएंगे, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट आपको बोलेगा कि द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग स्क्रीन विजुअल है सभी को? जी सर। मैंने ये बोला इसमें कि जो पर्सन है जो पर्सन है जिसके बारे में हम ये चेक करना चाहते हैं कि सर वो, पहले तो हमने उसे अपने घर का बनाया, ठीक, मतलब सर वो हमारे लिए रेसिडेंट हो गया। अब रेसिडेंट के बाद हम उसको ये चेक करना चाहते हैं क्या वो मेरे पूरे घर का सगा है। अगर हाँ घर का सगा होगा तो उस वो हमें क्यों चेक करना है, पहले आपको पर्पस बताना चाहिए कि सर एक्चुअल में हम चेक क्यों कर रहे हैं। उसको चेक करने से मतलब मेरा ये होगा कि मैं उनकी बाहर की इनकम पर भी ना टैक्स लगा सकूं। मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी अदर देन इंडिया में भी, इंडिया में रेजिडेंट होना, अदर देन इंडिया में भी अगर आपने इनकम कमाई है तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हो। हाँ उसके साथ में आपको हो सकता है अगर उस बाहर की कंट्री में भी आपको कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो उसका हम बेनिफिट आपको देंगे, बट इनकम को टैक्सेबल तो करेंगे जिससे एक्चुअल में मुझे स्लैब पता चले कि आप किस स्लैब में फॉल करते हो। मैं सैलरी का जैसे बात करें नॉर्मल, तो सैलरी में स्लैब रेट वाइज लगता है, यस और नो? सैलरी में कोई ना कोई स्लैब वाइज होगा कि इतने लाख तक अर्न किया तो कम है, इससे ज्यादा अर्न किया तो ज्यादा टैक्स लगेगा, उस हिसाब से लगता है। तो अगर मुझे ये, मैं बाहर की इनकम पे आप पे टैक्स नहीं लगाऊंगा, बाहर की इनकम को अगर आपकी इंडियन की इनकम से ऐड नहीं करूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप किस स्लैब में फॉल कर रहे हो? ठीक, इसके लिए मुझे ये चेक करना जरूरी है कि क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब आप घर के बिल्कुल ही सगे हो, या फिर आप केवल नॉर्मल हेलो हाई में बिलीव करते हो, घर के बिल्कुल ही सगे नहीं हो, आपके ऊपर हम बाहर की इनकम पर हम टैक्स नहीं लगा सकते।
उसको चेक करने के लिए मुझे दो कंडीशंस और हैं जो मुझे चेक करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम नॉर्मल देख रहे थे कि अगर मुझे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी 182 डेज वाली, तो हम उसके बाद में कोई और एडिशनल कंडीशन या बेसिक कंडीशन में हम कुछ भी पॉइंट और नहीं टेस्ट कर रहे थे। फिर हम अगर सेकंड कंडीशन के थ्रू आ रहे थे तो वहां पे हमें 60 दिन प्लस 365 दिन का हमें कंडीशन चेक करना होता था। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप रेसिडेंट बन गए हो, द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग स्टे इन इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ 10 years, मतलब पिछले 10 सालों में आप 2 साल एटलीस्ट इंडिया में रहे हो। उसके बाद और द पर्सन इन इंडिया हैविंग स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज आउट ऑफ 7 years, मतलब पिछले 7 सालों में आप 730 दिन से ज्यादा, या 2 सालों में, पिछले 10 सालों में 2 साल। आप इसको और लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाओगे, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROR। मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहले मिस्टर राम है, इनका ना मुझे असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ये चेक करना है कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद मुझे दूसरी चीज इसमें ये चेक करना है क्या ये ROR है या RNOR। ठीक, इसमें मैं आपको डेटा दे रहा हूँ 2023-24, 2022-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 15-16। वन एट्टी और देखिए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट सर, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट है सर, तभी इसके बराबर में रेसिडेंट है, याद है सभी और लोग का आंसर सेम आ रहा है। यस सर। सर वो हमारे लिए एक्चुअल में रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज, ठीक, यस सर। 182 डेज और मोर। हम बोल सकते हैं सर यहाँ तो 184 दिन है, तो हम क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं 182 डेज और मोर वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी वजह से ये मेरे लिए अल्टरनेट रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक, अब मैंने जो अभी आपको एडिशनल अल्टरनेट बात, हाँ एडिशनल बात सिखाई है, अब उस एडिशनल बात में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ना इनको अपने घर का सगा बनाना है, इस वजह से मैं इनकी दो कंडीशंस को और चेक करूंगा। अगर ये मेरे रेसिडेंट बन चुके हैं तो क्या मैं ये मेरे लिए ROR है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक, इसी में अगर आप चेक करेंगे टोटल इसका कितना हो रहा है पिछले 7 साल का। 745 सर। 7 साल का भाई, केवल 7 साल का। 745 आ रहा है सर। 745, यस सर। इतने तक 84 को छोड़ के, 84 तो 8th ईयर का हो गया। यस सर, इसी को छोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर 745 डेज ऑलरेडी हो रहा है। ठीक, और हमें रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ये देखनी थी कंडीशन कि किसी भी पिछले 10 सालों में
वो पिछले 7 सालों में 730 दिन वो उससे ज्यादा वो स्टे हुआ हो उनका, ऐसा ना, तो हम उन्हें ROR मान लेंगे, ROR को कट कर देंगे। क्या? ROR का मतलब क्या होता है आपको? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये रहा, यहाँ से आया था ना, आप रेसिडेंट से आए थे, रेसिडेंट, और OR का मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे ROR, इसको बोलेंगे RNOR, क्योंकि ये बट नॉट रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फुल फॉर्म भी अगर आप देखोगे तो R रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक, क्या ये क्वेश्चन अभी सभी से समझ में आया या मैं रिपीट करूँ फिर से? नहीं सर आगे। आगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसमें ये मॉडिफाई करता हूँ कि इनका जो पीरियड ऑफ स्टे है ना वो 116 है बस, प्रीवियस ईयर में। तो क्या ये रेसिडेंट है? पहले आपको बताना है क्या ये रेसिडेंट है, दूसरा क्या ये ROR है। रेसिडेंट है सर, ROR दोनों, ROR भी है। सर पहले आप 4 साल का चेक करेंगे हम बेसिक कंडीशन के लिए, ठीक, 60 डेज से ऊपर है और ये 4 साल का डेटा हम चेक करेंगे तो क्या ये 365 डेज से ऊपर जा रहा है? नहीं तो 360 दिन आ रहा है सर, 365 दिन नहीं आ रहा है। 360 आ रहा है ना, तो यानी सर ये नॉन रेजिडेंट हो गए। नॉन रेसिडेंट है सर। नॉन रेजिडेंट हो गए तो सर हमें ROR और RNOR चेक करने की नीड है ही नहीं, काट दो सर, जैसा नो। मैं एक दोबारा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ जिसमें मैं आपको ठीक है, इनका मुझे ये बताना है 2024-25 में असेसमेंट ईयर है, इस साल में क्या ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है तो क्या ये ROR है या RNOR है। ये दो चीज़ें चेक करनी है। फिर मैं आपको डेटा देता हूँ 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, ठीक। इसमें इनका नंबर ऑफ स्टे जो है वो 120 डेज के हैं, 178, 182, 116, 106, 75, 95। पहले आपको बताना है ये रेसिडेंट है, उसके बाद आपको बताना है रेसिडेंट अगर है तो ROR है या NOR है, RNOR। पहले रेसिडेंट के लिए आंसर करेंगे, उसके बाद रेसिडेंट बताएंगे ROR और RNOR। रेसिडेंट है, रेसिडेंट है सर पहली बात। तो क्या, तो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं? नहीं यस सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है सर। ऑर्डिनरी 500 रेसिडेंट बराबर नहीं आ रहा है।
ये सर 582 दिन आ रहा है। भाई रेसिडेंट के लिए आपने चेक किया है ये सर कितने दिन आ रहा है? पहली बात तो ये कंफर्म है कि सर ये रेसिडेंट तो है, Yes, sir. ये सर ये सर ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये ROR भी है? ये सर आ रहा है सर। ROR है या नहीं है? ये सर यस। कितने दिन आ रहा है टोटल? 582 दिन सर, 4 साल का। भाई 7 साल का चेक करना है ना आपको। सात- सात- पिछले 7 साल में 730 दिन, या पिछले 10 साल में कंटिन्यूअस 2 इयर्स। तो हम पिछले 7 साल का डेटा आपके पास है ना, ये रहा 7 साल का डेटा। ये सर आंसर आपका मतलब किसी भी आंसर, भले आपने 582 दिन बोला, बट आंसर एक्चुअल में आपका सही है। नंबर ऑफ डेज बस गलत बताया आपने। ये सर सही है सर, आपको ट्रांसफर सही है। 867 डेज आएगा सर, जो कि ये सर ग्रेटर देन 730 डेज है। ये सर यस और नो? Yes, sir. ये सर मतलब सिंपल सी बात है कि सर हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन हम इसमें देखेंगे, ठीक। बेसिक कंडीशन देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। बेसिक कंडीशन में सर हम ये देखेंगे कि वो रेजिडेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर वो रेजिडेंट बन जाते हैं तो फिर हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे, क्या वो मेरे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। Okay, that's all. ये सर। Agro. मैं सर एक बस आप ordinary और हम्म सर ये ordinary और ordinary मैंने बोलिएगा तो 7 साल का देखेंगे ना, 7 साल का बोलिएगा। हाँ, 7 साल में 730 दिन, या 10 साल में 2 कंटिन्यूअस ईयर्स लगातार रहे हम। ऑर्डिनरी पूछिएगा क्वेश्चन तो बताएंगे ना सर। हाँ बिल्कुल, आपको इस हिसाब से मतलब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आप ना क्लाइंट से ये कंफर्म करोगे। इन केस अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जो पिछले 1-2 साल में नॉन रेजिडेंट रहा हो, या आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न देखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न में उसमें ना क्लियरली लिखा हुआ जाता है ये नॉन रेजिडेंट है। इंडिविजुअल का स्टेटस आता है कि ये रेजिडेंट था या फिर नॉन रेजिडेंट थे, उस हिसाब से आपको आगे वेरीफाई करना होगा। देख लेंगे। समराइज करके खत्म करते हैं। मैं आपको बस रेसिडेंशियल स्टेटस का एक पूरा चार्ट बनवा देता हूँ, जिससे आपको आगे आसानी रहेगी। ये सब सीधे बात जाएगा ना सर, हाँ सीधे हम्म दे दीजिएगा सर सर। ठीक है। एक रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ठीक। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर रेसिडेंट अगर वो यहाँ पे एन है, ऑटोमेटिकली ये नॉन रेसिडेंट हो गया। अगर वो रेसिडेंट यस है तो फिर हम देखेंगे सेटिस्फाई एनी ऑफ टू, ठीक। एनी ऑफ टू बेसिक कंडीशंस, दोनों में से कोई एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो। अगर ये यस होता है, या तो ये यस होगा या तो नो होगा। ये सर अगर नो है तो फिर से हम उन्हें नॉन रेजिडेंट बना देंगे। ये सर जो हमने दोनों बेसिक कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपने उसको दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं की ऑप्शन में से, तो सर हम आपको नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। अगर आप दोनों में से कोई सेटिस्फाई करते हो तो आपको हमें देखना है कि आप ROR हो या RNOR हो, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी ऑब्लिक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक। हमें ये चेक करना है कि सर एक्चुअल में आप रेसिडेंट के साथ साथ आप कहीं
हमारे बिल्कुल घर के सगे तो नहीं हो जिसपे हमें आगे बाहर की इनकम पे भी टैक्स लेना है। अब आर ओ आर और आर एन ओ आर को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है सेटिस्फाई एनी ऑफ टू एडिशनल कंडीशंस। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर दो, या तो ये यस होगा या फिर नो होगा। अगर ये यस होता है तो हम आपको आर ओ आर मान लेंगे। अगर नो होता है तो आप हमारे लिए रेसिडेंट तो रहोगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाओगे। ठीक, क्या इतना क्लियर है? देख सकते हैं। Yes, sir. Clear. इसमें लास्ट में ना एक नोट बस मेंशन कर लेना, इन केस Wait a second. पर्सन satisfying first basic condition for resident, then assume them as ROR. No need to check any of additional भाई इसमें मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये लास्ट बात है, फिर क्लास ओवर करेंगे। इसमें मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दो कंडीशन बताई थी ना, जैसे क्या जो गिरा 182 दिन 60 प्लस 365 याद है? यस सर, याद है सर। हाँ, उसके मेरी बाद बेसिक भी समझ गए तो 4 दिन बना चाहिए। हाँ मेरी बेसिक कंडीशन है सर 182 दिन वाली और 60 दिन प्लस 365 दिन वाली। अगर मैं इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके, मतलब मैं बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करके अगर रेसिडेंट बना हूं, तो मुझे आर ओ आर एज्यूम कर लेना, मेरे लिए कोई एडिशनल कंडीशन मत चेक करना, यही बात बोलनी थी बस। ठीक, मतलब दिमाग में आपके जो मैंने एडिशनल कंडीशन के लिए बाद में बताया है कि आपको एडिशनल कंडीशन के लिए पिछले 10 साल में 2 साल कंटिन्यूअस और 7 साल में 730 दिन जो आपको चेक करना है, वो केवल और केवल सेकंड बेसिक कंडीशन से अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो। अगर आप सेकंड बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट बनते हो तो ही आपको ये तो वाली आगे कंडीशन चेक करनी है। अदरवाइज आपको हम ऑटोमेटिकली आर ओ आर मान लेंगे, मतलब आपको हम घर का सगा ही मान लेंगे। आप 182 दिन से ज्यादा रहे हो ना, हम आपको मान लेंगे कि आप मेरे घर के ही हो और बिल्कुल सगे वाले हो। ठीक, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? वाला मनंजय लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया? डाउट आ गया? ठीक है, Yes. आज यही पढ़ाना था मुझे, रेसिडेंशियल स्टेटस। बाकी इसके बाद बेसिक में आपका एक पॉइंट और बचा है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे फॉर्म्स की ओर मूव करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।